14 जून 2022 केंद्र सरकार सेना में जवानों की भर्ती के लिए एक योजना लेकर आती है। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। सरकार जहां एक तरफ इस योजना को डिक्लेयर करती है, वहीं दूसरी तरफ इस योजना को लेकर पूरे देश में मानो हाहाकार सा मचने लग जाता है। देश के युवा इस भर्ती के तरीके को लेकर भड़क जाते हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही है। सरकार बोल रही है कि अब हम टीओडी से लेंगे, तो हम लोग जिनने एग्जाम नहीं हुआ उसका क्या होगा? संपूर्ण रूप से आप रिटर्न किया जाए, वरना सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, न तो हम लोग रोड पर उतर के और गलत कदम उठाना पड़ेगा। खास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी का चलन है, और इस स्कीम के अनाउंस के बाद तो जो हाल हुआ वो इस देश ने देखा ही था। भारतीय सेना के सोशल मीडिया अकाउंट पर गालियां लिखी जाने लगी, और तो और देश की करोड़ों की सरकारी संपत्ति को जलाकर राख कर दिया गया। जो बिल्कुल सही सोचा आपने, ये कोई और नहीं बल्कि अग्निपथ योजना थी, जो सेना में भर्ती का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। कहा जा रहा था इस योजना को खास तौर पर देश के युवाओं के लिए लाया गया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो बड़ी संख्या में युवा इसके विरोध में सड़क पर उतर आए? आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि ये योजना देश के लिए बहुत अच्छी योजना है, और इसके तहत जो अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे उनको पहले के मुकाबले ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो आखिर लगातार इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है, और आज भी क्यों देश का युवा इस स्कीम से कटा हुआ दिखाई देता है? मानो ऐसा लगता है कि देश में दो तरह के शहीद भर्ती किए जा रहे हैं। एक वो जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, और दूसरी वो जिनके पास बस 4 साल है, चाहे देश के लिए कुछ करना हो या फिर खुद को एम्प्लॉयड दिखाना हो। क्या कारण हो सकता है कि एक अग्निवीर योजना का विरोध भाजपा को इतना महंगा पड़ा कि वो बहुमत के साथ सत्ता में भी नहीं आ सकी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये अग्निवीर योजना है क्या और इसके क्या फायदे हैं। देखिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना युवाओं के लिए एक नई स्कीम है, जिसमें शामिल होने वाले देश के युवाओं को अग्निवीर का नाम दिया गया है। इसमें युवाओं को 4 साल के लिए सेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना में अपनी सर्विसेज देने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, और एक अग्निवीर बनने के लिए आपकी उम्र 17 से 21 साल की होनी चाहिए, और आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। 4 साल बाद चुने गए जवानों में से 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा, और बाकी युवाओं को रिटायर कर दिया जाएगा, और ये भर्तियां साल में 2 बार होंगी। इस योजना के तहत सर्विस पूरी करने के बाद जवानों को पेंशन की सुविधा भी नहीं मिलेगी, लेकिन 4 साल के छोटे से पीरियड में उन्हें पहले साल में 30,000, दूसरे में 33,000 और तीसरे वर्ष में 36,500 और लास्ट के साल में 40,000 रुपए प्रति माह की सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। इसके 4 साल के टर्म के दौरान अगर जवान शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और दिव्यांग होने पर 44 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अग्निवीरों को अपनी सर्विस पूरी करने के बाद अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें फ्यूचर में दूसरी नौकरी में चुने जाने में प्राथमिकता मिलेगी। इन रिटायर हुए अग्निवीरों को जो पैकेज मिलेगा उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल पेंशन की तरह इन 4 सालों में अग्निवीरों के खाते में सरकार पैसे डालेगी, जिसके बाद रिटायर होने पर उन्हें 12 लाख रुपए प्राप्त होंगे, जिस पर वो लोन लेकर आगे अपना कोई काम भी शुरू कर सकते हैं। अब इस योजना से सबसे पहले सवाल उठता है कि अग्निवीर योजना से पहले भी सेना में भर्ती जारी थी, और हमारी सेना देश में सबसे बड़ी सेनाओं में से एक भी है, तो आखिर इस योजना की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो जवाब यह है कि हमारे देश में सेना के सिपाहियों पर, उनके वेतन पर, पेंशन पर, खाने पीने पर, यूनिफॉर्म्स पर होने वाले खर्च बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में सेना के लिए मॉडर्न वेपन्स के लिए बजट बहुत कम हो जाता है। यानी कहने के लिए तो हमारे देश की सेना सबसे बड़ी सेनाओं में से एक जरूर है, लेकिन अत्याधुनिक हथियारों के मामले में बेहद कमजोर है। लंबे समय से किसी भी सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन हिम्मत करके एनडीए सरकार ने इस मुद्दे को उठाया, जिससे सेना में सैनिकों पर कम खर्च करके अत्याधुनिक हथियारों पर ज्यादा खर्च किया जा सके, जो कि समय की मांग भी है।
यही नहीं, सेना में जवान लोगों की बेहद जरूरत है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी जंग या हमले के दौरान एक 17 से 20 साल का जवान जितनी फुर्ती से जो कर सकता है उतना एक 30 साल का जवान भी नहीं कर सकता। गौरतलब है कि हमारे देश में ये योजना काफी समय बाद आई, लेकिन इस प्रकार की योजना अन्य कई देशों में पहले से मौजूद है, जो इसके जरिए अपने देश की सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। इस योजना को लेकर रक्षा मंत्रालय के सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी कहते हैं कि यह रिफॉर्म लंबे समय से पेंडिंग था, लेकिन 1989 में ये काम शुरू हुआ था, लेकिन उसके और भी कई सारे पहलू थे। वो चाहते थे कि कमांडिंग ऑफिसर की उम्र कम हो, एक एक करके काम शुरू किया गया, कमांडिंग ऑफिसर की उम्र कम की गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने कहा था कि एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, जिसमें अगला रिफॉर्म लाया गया और इसके तहत सेना की औसत उम्र को 32 साल से 26 साल पर लाया जाए। साल 2030 तक हमारे देश की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की होगी। इसकी स्टडी की गई। पहले दोनों साल हमारे 3 चीफ और जनरल रावत और कई लोगों के बीच इस पर डिस्कशन हुआ कि इसके और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा बाहर के देशों की भी स्टडी की गई, जिसके बाद तय हुआ कि इससे युवाओं में जोश और अनुभव का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा। भारत में अग्निपथ योजना भले ही इसका विरोध हो रहा हो, लेकिन दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां अग्निपथ जैसे नियमों को कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेंस मिली हुई है। कई मुल्कों में ये सेवा पूरी तरह से लागू है। इजराइल, जिसकी सेना को दुनिया की नंबर 1 सेना माना जाता है, बर्मुडा, ब्राजील, साइप्रस, ग्रीक, ईरान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात में सेना को लेकर इसी तरह की स्कीम चल रही है। आखिर सब कुछ इतना अच्छा है और दुनिया के तमाम देशों में इस प्रकार की योजना चल रही है, तो भारत में इसे लेकर इतनी दिक्कतें क्यों हैं? तो दिक्कत यह है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और तो और बेरोजगारी का स्तर भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में सरकार के 2 बड़े सेक्टर, सेना और रेलवे, दोनों ही ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं। देश के छोटे छोटे स्टेट्स में तमाम युवा सालों तक केवल सेना में जाने के पर्पज से तैयारी करते हैं। देश के मामूली वर्ग का एक बड़ा तबका सेना को रोजगार की नजर से देखता है। पहले सेना में भर्ती होने पर 15 साल तक का एम्प्लॉयमेंट फिक्स होता था। उसके साथ ही सैनिकों के परिवारों को फैसिलिटीज और सिक्योरिटी भी दी जाती थी, लेकिन ये योजना बिल्कुल अलग है। इस योजना के जरिए 10 से 15 सालों में कम मैन पावर, ज्यादा वेपन्स और बिना पेंशन के लिए आर्मी खड़ी हो जाएगी। और भारत जैसे देश में रोजगार के लिए अगर समय सीमा को 2 साल भी कर दिया जाएगा तो भी लोग फॉर्म भरेंगे, जिसे एक प्रकार से मौके का फायदा उठाना भी कह सकते हैं। अब जरा सोचिए, कोई अग्निवीर अगर 4 साल बाद किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो उससे सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आपका सिलेक्शन वहां क्यों नहीं हुआ, क्यों आप 25% में शामिल नहीं हो पाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी को भी आर्म फोर्स में जाना होता है तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला होता है परमानेंट कमीशन और दूसरा है शॉर्ट सर्विस कमीशन। एसएससी आर्मी के अंदर हर विंग की अलग अलग उम्र होती है। किसी विंग में ये यंग लोगों की जरूरत होती है तो वहाँ सर्विस की उम्र 40 साल तक की होती है, किसी में 50 साल। अगर आप परमानेंट कमीशन जाते हो तो जिस विंग में आप जाते हो उस पर्टिकुलर विंग की डिसाइडेड एज तक आपको जॉब करनी होगी। उसके बाद आप रिटायर हो गए और उसके बाद आपको एक एक्स सर्विस मैन के बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि पेंशन, ग्रेजुएटी वगैरह। वहीं अगर एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हो तो वहां पर आपको 10 साल तक जॉब करनी होगी। कुछ केसेस में एक्सटेंड होके 14 साल तक भी हो जाती है। उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे, लेकिन आपको कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। देखिए, ये बात हो गई परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन की, जिसको हमने बेनिफिट और रिटायरमेंट के बेसिस पर बांट दिया। आर्म फोर्सेस के अंदर आप किसी रैंक पर जाओगे तो इसके भी 2 लेवल होते हैं। एक तो आप ऑफिसर रैंक पर एंट्री करते हो, जैसे लेफ्टिनेंट वगैरह। दूसरी एंट्री होती है जवान या फिर सिपाही के लेवल पर, जिसके बाद एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टीज के बेसिस पर आपका प्रमोशन होता है। और इन सब में परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के साथ साथ एक चीज और जुड़ गई है, जो है अग्निपथ, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ आपको ये बात समझनी होगी कि आर्म फोर्सेस के अंदर जवान या फिर सिपाही के लेवल पर जो ऑफिसर्स रैंक की भर्ती होती है वो जैसे पहले हो रही थी बिल्कुल उसी तरह काम कर रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये अग्निपथ योजना का सारा मैटर चल रहा है जवान यानी कि जो सैनिक लेवल पर हैं, ये स्कीम उनके लिए लाई गई है। अग्निपथ स्कीम का ऑफिसर रैंक की एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अग्निवीर योजना हमको जितनी सिंपल दिख रही है वैसी है नहीं। यही कारण है कि जो इसका इतना विरोध हो रहा है। पहली चीज, मेडिकल बेनिफिट जो जवान और उसकी फैमिली को मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। ये जो 11 लाख मिल रहे हैं वो भी वन टाइम अमाउंट है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो मेडिकल और बाकी बेनिफिट से तो काफी कम है। दूसरी चीज, अगर किसी वजह से अग्निवीर की जान जाती है
तो जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो सेम नहीं है। जो एक रेगुलर आर्मी के जवान को शहीद होने पर उसकी फैमिली को भी लाइफ टाइम बेनिफिट मिलता है, वो नहीं मिलेगा। हम इसे एक तरह का क्लास डिफेंस कह सकते हैं, जैसे कि हम बाकी के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखते हैं। दूसरा, इस पूरी सिचुएशन में ऐसा नहीं लग रहा है कि आर्मी की भर्ती हो रही है। ऐसा लग रहा है कि 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद डिसाइड होगा कि लाइफ में आगे होगा क्या। पहले जैसे ही गांव में फौज में नौकरी मिलते ही शादी फिक्स कर दी जाती थी, एक जवान और उसके घर वाले अपने आप को सिक्योर और सेटल फील करते थे। अब वो चीज नहीं हो पाएगी। आप एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन को इससे कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एसएससी में काफी टाइम मिलता है, 10 से 14 साल तक का टाइम मिलता है, और वो भी एक फेयर स्कीम नहीं है एक सैनिक के लिए। अगर वो फेयर होती तो कोर्ट में पेंशन को लेकर इतने केसेस नहीं चल रहे होते। एसएससी वालों के पास भी रिटायरमेंट प्लान्स हैं जो अग्निवीरों से ज्यादा अच्छा है। एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि इसके लागू होने से कई महीने पहले से इस स्कीम के बारे में बात हो रही है, और जो पॉलिसी मेकर हैं उनको बहुत अच्छे से पता था कि जैसे ही पॉलिसी आएगी सबसे बड़ा एक्शन यही होगा कि पहले जो भर्ती हो रही थी उसके साथ साथ ये स्कीम चलेगी या फिर ये अलग से चलेगी। लेकिन पूरी मीडिया ब्रीफिंग में इसका जिक्र तक नहीं हुआ, जबकि घोषणा के एक दिन पहले ये जरूर बता दिया गया था कि 18 महीने में 10 लाख जॉब्स मिलेंगी, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। सच तो यह है कि ये स्कीम लाई तो गई थी कई इरादों के साथ, लेकिन लोगों तक इसके मैसेज को ठीक से पहुंचाया नहीं गया। साथ ही सेना में भर्ती को लेकर लोगों के सेंटिमेंट्स को भी ठीक से समझा नहीं गया। हालांकि आला अधिकारी यही कह रहे हैं कि इस योजना को बहुत सोच समझ के लाया गया है। अगर ऐसा ही होता तो घोषणा के लंबे समय बाद तक भी इसमें लगातार बदलाव नहीं किए जा रहे होते। अगर आप किसी देश में किसी संस्था को लेकर इतना बड़ा बदलाव करने जा रहे हो तो ये बेहद जरूरी है कि आप उसे लेकर अपना मैसेज बहुत क्लियर रखो और उसकी सारी बारीकियों को देखकर उसे लागू करो। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण ये योजना भारत जैसे देश में एक बड़ा फेलियर बन गई। आखिर एक जवान सेना में भर्ती होने आता है एक देशभक्ति के जज्बे के साथ, आप उसे 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं? उसके लिए आप देश में पहले से ही एनसीसी चला रहे हैं और सेना में अपनी जान की बाजी लगाने के बदले उसकी सिर्फ यही मांग होती है कि इसके बदले में उसके परिवार को एक सिक्योरिटी मिल जाए, जो कि एक जायज मांग है। आप ही बताइए कि क्या सिर्फ 11 से 12 लाख रुपए के लिए आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को जान पर दांव लगाने के लिए भेज सकते हैं? ऐसे में जो लोग इस योजना के तहत आगे जाएंगे उसमें उस जज्बे की कमी होगी और केवल 6 महीने की ट्रेनिंग को हम सेना की ट्रेनिंग नहीं मान सकते। हाँ, एक कम समय का कोर्स जरूर हो सकता है। और रही बात बजट की, तो इस देश में पॉलिटिशियंस को तमाम सुविधाएं पेंशन के साथ बड़े आराम से दे दी जाती है, तो फिर जवानों को देने में क्या हर्ज है? ये सोचने वाली बात है। अब फटाफट से इस योजना के फायदों पर नजर डालते हैं। नंबर 1, 21 से 23 की उम्र में हम या तो अपने करियर के बारे में सोचते हैं या बस पढ़ाई कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर हम अग्निवीर बनकर रिटायर होते हैं तो हमारे पास 12 लाख की पूंजी होगी जिससे हम अपना कोई रोजगार खोल सकते हैं। ऐसे में कितने ही युवाओं के पास 21 से 23 साल की उम्र में 12 लाख की पूंजी होगी। नंबर 2, एक सवाल जो उठता है कि अग्निपथ योजना से रिटायर होने के बाद अग्निवीरों को नौकरी कैसे मिलेगी? तो इसके लिए कई स्टेट गवर्नमेंट ने अग्निवीरों को नौकरी देने का वादा तक दिया है। साथ ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, असम राइफल्स और दूसरी फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्रायोरिटी दी जाने की बात कही गई है। नंबर 3, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट के थ्रू इन अग्निवीरों को हर तरह की नौकरियों में प्रायोरिटी दी जाएगी जिससे वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। नंबर 4, अगर अग्निवीर आगे पढ़ना चाहे या किसी सब्जेक्ट में डिग्री लेना चाहे तो उन्हें इंजीनियरिंग, लॉ जैसे पर्टिकुलर एरियाज में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो स्किल्ड होकर जिंदगी में एक जगह रुकने के बजाय आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी इस सर्विस पीरियड के दौरान मिली ट्रेनिंग को इग्नू द्वारा तैयार स्पेशल ग्रेजुएट प्रोग्राम में 50% क्रेडिट मिलेगा। नंबर 5, जब ये अग्निवीर रिटायर होकर बाहर निकलेंगे तो इनके पास डिसिप्लिन, वेल ट्रेनिंग, हाइपर एक्टिवनेस होगी जो ज्यादातर इस उम्र के युवाओं में लैक करती है। ऐसे में युवाओं की एक नई एनर्जी का इस देश को बहुत फायदा मिलेगा। खैर, इस बार के लोकसभा चुनाव में ये योजना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई है। इन चुनावों में बीजेपी की कम सीटें आने का एक मेन फैक्टर ये योजना भी रही है। भाजपा सरकार की समर्थक पार्टियों जेडीयू ने इस योजना को लेकर भाजपा सरकार से बात कर इस पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए अपना समर्थन देने का फैसला किया। अब देखना यह होगा कि सत्ता के गलियारों में जब बात अपने बचाव की आती है तो ये पार्टियां सेना के इस पक्ष को लेकर क्या फैसला करती हैं। आपकी क्या राय है? क्या ये स्कीम सही है और क्या एक ये बड़ी वजह बनी बीजेपी के बहुमत ना ला पाने की? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।